सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर आशीष सेठी, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं और पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा बच्चों में हार्मोन से संबंधित विकार और उनके निदान। डॉक्टर आशीष सेठी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी। डॉक्टर सेठी, सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को यही बताएं कि हार्मोन वास्तव में है क्या। हमारे शरीर में कई ग्रंथियां होती हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, पेनक्रियाज, हमारे एड्रिनल ग्लैंड। इस तरह की कई प्रकार की ग्रंथियां हैं जो अलग अलग प्रकार के हार्मोन सिक्रीट करती हैं। हार्मोन्स एक तरह के पदार्थ हैं जो हमारे शरीर की ग्रोथ में, हमारे शरीर के विकास में हमें मदद पहुंचाते हैं। इन पदार्थों की कमी या इन पदार्थों की अधिकता दोनों हमारे शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न कर सकती है, जिसके कारण कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो तो बच्चों की हाइट ठीक से नहीं बढ़ती है, उनकी लंबाई ठीक से नहीं बढ़ती है। अगर उसकी अधिकता हो तो लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है, उसकी वजह से कई प्रकार की दिक्कतें उनमें सामने आती हैं। आमतौर पर डॉक्टर सेठी हम सुनते हैं, थायराइड की बात सुनते हैं, आयोडीन की कमी हो गई। थायराइड ग्लैंड जो है वो कुछ हार्मोन्स बनाती है, T3 T4 हार्मोन्स। ये हार्मोन्स जो है हमारे शरीर के कई प्रकार के काम में मदद करते हैं। अगर हार्मोन्स को बनाने के लिए ग्लैंड को जो आयोडीन चाहिए होता है वो उसको ना मिले तो उसकी कमी की वजह से हार्मोन्स कम बन सकते हैं। बच्चों में जो थायराइड की प्रॉब्लम्स आती है वो दो तरह की कॉमनली प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। एक होती है कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, जन्म से बच्चे के शरीर में थायराइड ग्लैंड का विकास नहीं हुआ है, जिसके कारण से बच्चे के शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी जन्म से बनी हुई है। दूसरा होता है एक्वायर्ड हाइपोथायराइडिज्म और ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म, कि बच्चे के शरीर में कुछ एंटीबॉडीज इस प्रकार के बन गए जिन्होंने उसके थायराइड ग्लैंड को नष्ट कर दिया और उसकी वजह से थायराइड हार्मोन बनना कम हो गया और बच्चे के शरीर में उसकी वजह से कमियां आने लगी। जैसे कि बच्चे की हाइट ठीक से नहीं बढ़ती है अगर थायराइड हार्मोन की कमी रहेगी। कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आती है बच्चों में, बच्चों की जो स्किन है वो थोड़ी ड्राइनेस और बाकी इस तरह की स्किन दिखाई देती है। तो ओवरऑल कई तरह की कमियां दिखाई देने लगती। तो हार्मोन की कमी किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को परेशानी में डाल सकती है, लेकिन आज हम खास तौर से बच्चों में होने वाले विकारों की बात करेंगे। तो आम तौर से जो बच्चों में विकार हैं हार्मोन से संबंधित, इनमें अधिकतर की शुरुआत गर्भावस्था से हो जाती है। कुछ विकार जो होते हैं, जो कंजेनिटल डिजीजेज हैं, जेनेटिक डिजीजेज हैं, उनकी शुरुआत गर्भावस्था से होती है। बाकी कई बच्चों में अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन की कमियां होती हैं वो बाद में शुरुआत होती है, जो कि ऑटो इम्यून कमियां हैं। जैसे अगर मैं बात करूं गर्भावस्था से शुरुआत होने वाले हार्मोन की कमियों की, तो उसमें सबसे पहले आपका, जैसे अभी मैंने बात की थी, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, कि जन्म से बच्चे के थायराइड ग्लैंड का विकास नहीं हुआ है। दूसरा, अगर हम बात करें न्यूनेटल डायबिटीज, जन्म से बच्चे की कुछ इस प्रकार की दिक्कत है कि वो या तो इंसुलिन हार्मोन बन नहीं पा रहा है या उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो न्यूनेटल डायबिटीज देखने को मिलता है। पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, जिसको कि हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका विकास जन्म से नहीं हुआ है, तो उससे निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है जो कि हमारी एड्रिनल ग्लैंड से काम करवाता है, हमारे गोनाडोट्रोपिन्स हैं जो कि हमारे प्यूबर्टी के और बाकी मेल या फीमेल के लक्षणों को बनाने में मदद करते हैं। इन सारे हार्मोन्स की जब कमी देखने को मिलती है तो उसको हम पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म बोलते हैं, जिसमें कि बच्चे की हाइट ना बढ़ना, बच्चे का विकास ठीक से नहीं होना, बच्चे के अंदर जो जेनाइटल्स हैं उनका विकास ना हो पाना, ये सारी कमियां देखने को मिलती हैं। ये भी गर्भावस्था से शुरू होती है। अगर बाकी की बात करें, जो ऑटो इम्यून डिजीजेज है, जैसे कि अगर हम बात करें डायबिटीज, जो कॉमनली देखने को मिलता है वो होता है टाइप 1 डायबिटीज, जो कि एक ऑटो इम्यून प्रोसेस के थ्रू होता है। ऑटो इम्यून प्रोसेस से मेरा मतलब है कि जैसे कई बार हमारा शरीर कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बनाता है जो हमारे ही शरीर के कुछ ग्रंथियों को, कुछ ग्लैंड को नुकसान पहुंचाने लगती हैं, जिनमें से एक पेनक्रियाज के बीटा सेल्स हैं। अगर वो डैमेज होने लगते हैं तो वो जो इंसुलिन बना रहे थे वो नहीं बना पाते, तो बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज जिसे हम कहते हैं उसकी दिक्कत आती है, जिसमें बच्चे को शुरुआत में जो दिक्कतें आती हैं, जो लक्षण सामने आते हैं, वो होता है पेशाब ज़्यादा करना, भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना एंड वजन उसका घटते जाना। इन लक्षणों के साथ जब बच्चे की आगे जांच की जाती है तो शुगर बढ़ी हुई आती है, तो पता चलता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ है। और टाइप 1 डायबिटीज़ में जो इंसुलिन नहीं बन पा रहा है, हमें इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है। आपने कई तरह के रोगों की बात की, मोटापा है या डिलेड प्यूबर्टी, ये क्या है डॉक्टर साहब? तो जैसे कि प्यूबर्टी की अगर मैं बात करूं, आजकल बच्चों में, स्पेशली कई लड़कियों में बहुत जल्दी प्यूबर्टी देखने को मिलती है, जिसको हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं। जल्दी मासिक आना प्यूबर्टी का जो पहला साइन होता है। अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो पहला साइन प्यूबर्टी का होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होना, छाती बनना। और जो सबसे आखिरी साइन अगर मैं
मैं बात करूँ तो वो होता है मासिक आना। तो एक काफ़ी लंबा पीरियड होता है इसके बीच में। लड़कियों में आजकल जो कि काफ़ी कॉमनली हमारे पास आते हैं कि मासिक जल्दी हो गए या 13 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है और 13 साल की उम्र तक भी प्यूबर्टी का कोई साइन या 16 साल की उम्र तक बच्ची में मासिक नहीं आए हैं, तो उसको हम डिलेड प्यूबर्टी बोलते हैं। प्रिकॉशियस जल्दी होना या डिले होना दोनों चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। सेम रूप में अगर हम लड़कों की बात करें तो उनमें टेस्टिस का वॉल्यूम बढ़ना हमारा पहला साइन होता है जो प्यूबर्टी शुरुआत का होता है। वो भी जल्दी होना या डिले होना, मतलब 14 साल की उम्र तक लड़कों में कोई प्यूबर्टी का साइन नहीं आए तो उसको डिलेड प्यूबर्टी कहा जाता है। इसके जो कारण है हमारे एनवायरनमेंट के और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आजकल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी देखने को मिल रही है। होता यह है कि प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की वजह से बच्चों में जल्दी प्यूबर्टी आती है, उनकी जल्दी ग्रोथ बंद हो जाती है, जो फाइनल हाइट है वो बच्चों की कम रह जाती है, जिसकी वजह से बाद में कई बार पेरेंट्स आते हैं 15-16 साल की उम्र में कि बच्चे की पिछले 4 साल से हाइट नहीं बढ़ रही है। उस समय पर डॉक्टर हम भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाते। लेकिन अगर यही बच्चे हमारे पास जल्दी आए, जब प्यूबर्टी उनमें जल्दी शुरू हो रही थी, उस समय अगर उनको इस बारे में पता हो और वो हमारे पास जल्दी पहुंचे तो हम उनकी डेफिनेटली मदद कर सकते हैं और इसको डिले करके ताकि वो एक अच्छी हाइट अचीव कर सकें, उसमें मदद करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने विभिन्न रोगों के बारे में बात की जो हार्मोन की अधिकता या कमी से होने के कारण उत्पन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं लक्षणों की। यदि बच्चों में मधुमेह है, जिसे कि हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, तो क्या प्रमुख लक्षण प्रकट होंगे? टाइप 1 डायबिटीज़ के जो लक्षण होते हैं, पेशाब ज़्यादा करना, ज़्यादा पानी पीना, भूख ज़्यादा लगना और उसके साथ भी बच्चे का वजन घटता जा रहा है। बच्चा खूब पानी पी रहा है, खूब खाना खा रहा है, खूब पेशाब कर रहा है और वजन उसका घटता जा रहा है। ये मुख्य लक्षण है जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ को इंडिकेट करते हैं। इसके बाद जब इस लक्षण को अगर हम पिक नहीं करते तो आगे चल के बच्चे में जब कीटोन बॉडी ज़्यादा बनने लगती है तो उस समय पर बच्चे का पेट में दर्द होना कीटोन की वजह से, एसिड शरीर में ज़्यादा बनने लगता है तो सांस की रफ्तार बहुत तेज़ होने लगती है और धीरे धीरे बच्चा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की तरफ बढ़ने लगता है। हमें चाहिए कि इन लक्षणों को हम पहले ही पकड़कर अपने पीडियाट्रिशियन के पास, जो भी आपके बाल रोग विशेषज्ञ हैं उनके पास जाएं, इनके बारे में बताएं ताकि उसकी जाँच हो सके। अगर मैं बाकी बीमारियों के लक्षणों के बारे में बात करूँ तो जो कॉमन रूप से देखे जाते हैं, जैसे कि आपका ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी या पिट्यूटरी से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, उनमें सबसे कॉमन हमारा ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी ही होता है। उसके अंदर आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ना, बच्चे का सही तरह से लंबाई ना बढ़ना। अगर थायराइड की बात करें तो थायराइड के अंदर भी हाइट नहीं बढ़ना, उसके साथ साथ बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहता है, बच्चे की स्किन जो है थोड़ी ड्राई पैचेस उस प्रकार की स्किन रहती है। फिर मोटापा, कई बार हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है एड्रेनल ग्लैंड, उससे जब कॉर्टिसोल का अधिक सिक्रेशन होता है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मोटापा बच्चों में देखने को मिलता है। तो जो कॉमन अगर लक्षण जो कि हार्मोन्स की वजह से हो सकते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो लंबाई ना बढ़ना, मोटापा ज़्यादा होना, प्यूबर्टी जल्दी आना या देर तक भी नहीं आना, या आपके डायबिटीज़ के लक्षण जो मैंने अभी अभी बताए थे, ये कॉमन चीज़ें हैं जो पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर आती हैं। तो डॉक्टर साहब, जब इस तरह के लक्षणों से कोई मरीज़ आपके पास आता है, खासतौर से बच्चे, तो कौन सी जांचें आप करवाते हैं? ये लक्षण के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार के हम हार्मोन की कमी या अधिकता के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ में जो हमारा सिंपल शुगर टेस्ट से हमें पता चलता है कि डायबिटीज़ बच्चे को अगर शुगर्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई आ रही हैं तो हम डायबिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं। फिर इसमें कन्फर्म करने के लिए कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ है या कौन से प्रकार का डायबिटीज़ है, उसकी आगे HbA1c, सी पेप्टाइड, इस प्रकार की जाँचें कराई जाती हैं। एक बार हमें कन्फर्म हो जाए कि ये किस प्रकार का डायबिटीज़ है, जैसे अगर मैं बात करूँ बच्चों में कॉमनली टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारे शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो हमें बाहर से इंसुलिन शुरू करना पड़ता है। तो जिस प्रकार से इंसुलिन हमारे शरीर में निकल रहा है, थोड़ा इंसुलिन सारे दिन निकलता रहता है, खाने के साथ काफ़ी सारा इंसुलिन निकलता है, उसी तरह से हम बच्चों में इंसुलिन शुरू करते हैं। एज ए डॉक्टर एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर ये कोशिश की जाती है कि जिस तरह से हार्मोन्स बन रहे थे उनको उसी तरह से बाहर से सप्लाई किया जाए अगर उनकी कमी है। अगर वो अधिक मात्रा में बन रहे हैं तो उनको रोका जाए ताकि वो बच्चे के शरीर में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ना करे। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी जैसे कि हम बात कर रहे हैं, इसमें किस तरह की जांचें आप करते हैं? ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी में ग्रोथ हार्मोन का टेस्ट सीधे नहीं किया जा सकता क्योंकि ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर में पल्सेस के रूप में निकलता है, मतलब कभी बहुत सारा निकलेगा, फिर शून्य हो जाएगा, फिर निकलेगा, फिर शून्य हो जाएगा। तो ऐसे हार्मोन्स को टेस्ट करने के लिए प्रोवोकेटिव टेस्ट जिनको हम बोलते हैं कि एक दवाई या कुछ स्टिमुलेशन के लिए दवाई देने के बाद उसके मल्टीपल सैंपल्स लिए जाते हैं, 0 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, 90, 120, ऐसे आधे घंटे के अंतराल पर कई सैंपल्स के बाद हमें उसमें किसी सैंपल में जब मात्रा अगर सही आ रही है तो वो हमारा पता चलता है हमें कि ग्रोथ हार्मोन की मात्रा सही है। इसके अलावा कुछ और स्क्रीनिंग टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है जो कि ग्रोथ हार्मोन निकलने की वजह से हमारे लिवर के द्वारा बनाया जाता है। अगर उसकी मात्रा जो है वो थोड़ा स्टेबल प्रोटीन है जो हमारे शरीर में एक सामान्य मात्रा बनी रहती है, जिसके द्वारा हम पता करते हैं कि अगर इसकी मात्रा कम है तो हम एक स्ट्रॉन्ग सस्पिशन रखते हैं कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी हो सकती है और आगे उस प्रकार के फिर प्रोवोकेटिव टेस्ट का प्लान किया जाता है। थायराइड की बात करते हैं डॉक्टर
डॉक्टर साहब, ये बहुत कॉमन है और बच्चों में भी देखा जा रहा है, तो अब बताएं कि कैसे इसकी जांच हो, किन लक्षणों के आधार पर हम ये तय कर पाएं कि हाँ ये तो थायराइड है। लक्षण मैंने अभी अभी बताए ही थे। अगर ये लक्षण हैं हमारे तो सिंपल थायराइड का टेस्ट होता है फ्री थायराइड प्रोफाइल, फ्री T3, फ्री T4 एंड TSH। फ्री T3, फ्री T4 हम इसलिए करना चाहते हैं कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड हार्मोन बना रही है वो सही मात्रा में बन रहा है या नहीं, और अगर वो ग्लैंड काम नहीं कर रही है तो TSH की मात्रा बढ़ी हुई हो। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि हमारी जो थायराइड ग्रंथि है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हार्मोन्स ठीक नहीं बन पा रहे हैं। इसका सिंपल इलाज होता है कि थायराइड हार्मोन नहीं बन रहा है, आप थायरोक्सिन जो थायरोनॉर्म टैबलेट होती है, अगर वो नहीं बन रहा है, एक बार हमारे पास कंफर्म हो गया है तो उसकी हम टैबलेट स्टार्ट करते हैं। अब हम उपचार की बात करते हैं, तो क्या उपचार आप करते हैं, निदान क्या है इन तमाम रोगों का? जिन बीमारियों के बारे में हमने बात की है, अगर सिर्फ उन्हीं के बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। तो ग्रोथ हार्मोन एक इंजेक्शन के रूप में अवेलेबल होता है ये हार्मोन, जिसको रात को सोने से पहले बच्चे को पेरेंट्स खुद लगाते हैं। वो लगाने से जो ग्रोथ हार्मोन बच्चे के शरीर में नहीं बन रहा है वो बाहर से अगर हम देंगे तो वो ग्रोथ उसकी बच्चे की वापस से नॉर्मली स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं बात करूं डायबिटीज़ की, तो इंसुलिन नहीं बन रहा है, टाइप 1 डायबिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें दो प्रकार के इंसुलिन होते हैं, एक बेसल इंसुलिन, एक बोलस इंसुलिन। बेसल का मतलब होता है हमारे शरीर में जैसे कि सारे दिन थोड़ा थोड़ा इंसुलिन निकलता रहता है, वो हम बेसल इंसुलिन के द्वारा प्रदान करते हैं। और बोलस इंसुलिन मतलब जब हम खाना खाते हैं, खाने के साथ जो काफ़ी सारा मात्रा इंसुलिन की निकलती है वो बोलस इंसुलिन के रूप में प्रदान की जाती है। अगर मैं बात करूँ थायराइड की, तो थायराइड हार्मोन जो है वो गोली के रूप में उपलब्ध है, जो कि हम बच्चे को सुबह में खाली पेट सबसे पहले उठते ही वो गोली लेनी होती है। बच्चे के वजन के हिसाब से, बच्चे की उम्र के हिसाब से जो उसकी मात्रा की रिक्वायरमेंट है वो दी जाती है। अगर मैं बात करूँ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की, प्यूबर्टी बच्चों में जिनमें काफ़ी जल्दी आ गई है, हम कंसर्न है उनकी कि हाइट वो उतनी नहीं अचीव कर पाएंगे, बहुत जल्दी 5 साल की 6 साल की उम्र में भी कई बार प्यूबर्टी के लक्षण देखे जाते हैं, तो इन बच्चियों के लिए LHRH इंजेक्शंस आते हैं, जो कि हर 10 से 12 हफ्ते पे बच्चे को इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसकी वजह से शरीर में जो LHRH हार्मोन एक पल्सेस निकल रहे थे उनको सप्रेस करके वापस से प्रीप्यूबर्टल स्टेट, यानी कि प्यूबर्टी जैसे पहले शुरुआत नहीं हुई थी उसी प्रकार के हार्मोन्स की अवस्था को प्राप्त किया जाता है। अगर मैं बात करूं डिलेड प्यूबर्टी की, कि बच्चों में हार्मोन्स बने ही नहीं है, तो उसका कारण एक बार खोजने के बाद कि उसमें किस प्रकार के हार्मोन की कमी है, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में एस्ट्रोजन, उस तरह से ग्रेजुअली जैसे प्यूबर्टी नॉर्मली स्टार्ट होती है, धीरे धीरे हार्मोन्स शरीर में बढ़ते जाते हैं, उसी तरह से उनको स्टार्ट किया जाता है। तो डॉक्टर आशीष सेठी, खान पान किस तरह का होना चाहिए इस तरह के विकारों से ग्रस्त जो बच्चे हैं? किसी भी प्रकार के विकार, अगर मैं डायबिटीज़ की भी बात कर रहा हूँ, तो हर बच्चे के लिए हमारी एडवाइस हमेशा यही रहती है कि एक हेल्दी डाइट हमें बच्चे को देनी है। हेल्दी डाइट के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट भी जरूर होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए और फैट कंटेंट भी होना चाहिए। अगर मैं इन जनरल बात करूं तो लगभग हमारे खाने के अंदर 40 to 50% के आसपास कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट जरूर रहना चाहिए। अराउंड 15%, 10 से 15% कम से कम हमारा प्रोटीन कंटेंट रहना चाहिए। जो फैट कंटेंट है वो 35%, 35% से कम रहना चाहिए, जिसमें कि सैचुरेटेड फैट का कंटेंट 10% से कम रहना चाहिए, और एक फाइबर इंटेक जरूर बच्चों के खाने में होना चाहिए। तो अगर हम सिंपल बात करें, घर का बना हुआ खाना जिसमें सब्जियां, फलों की भरपूर मात्रा रहे, वो हमारे हर बच्चे के लिए एक पर्याप्त और एक विटामिन और मिनरल से भरपूर डाइट प्रदान करता है। जिसके साथ साथ मिल्क इंटेक भी बच्चों के लिए, दूध और दूध से बने चीज़ों का सेवन भी हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इन विकारों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो क्या जटिलताएं आ सकती हैं? तो अगर हम बात अलग अलग बीमारियों के हिसाब से अलग अलग दिक्कतें आती हैं। जैसे अगर डायबिटीज़ की बात करें, अगर उसमें हम इंसुलिन नहीं देंगे बच्चे को, तो बच्चे का जो जीवन है वो चलना एक तरह से बहुत ही मुश्किल है। चांसेस है कि बच्चे की मृत्यु हो सकती है, बिकॉज इंसुलिन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर के डेली काम में आता है, जीवन उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर मैं बात करूँ ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी की, तो बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी, बच्चा बहुत छोटा रहेगा। जैसे कई बार हमारे पास बच्चे आते हैं जो 10-11 साल की उम्र के हैं और उनकी हाइट मुश्किल से 2-2.5 फीट ही है, बहुत ज़्यादा छोटी हाइट है, क्योंकि सही समय पर पिक नहीं हुआ। 3-4 साल की उम्र पर ये बच्चे पिक हो जाने चाहिए, अगर नहीं होता है, देर तक रह जाता है, तो हाइट काफ़ी कम रह जाती है। मैं बात करूँ प्रिकॉशियस या डिलेड प्यूबर्टी की, अगेन उसमें प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है, जल्दी बच्चे को ये सब लक्षण आ गए, तो हाइट जल्दी उनका एपिफाइसिस, जो हमारी हड्डियों के अंदर एरिया होता है जहाँ पर हमारे हड्डियों की लंबाई बढ़ती है, वो एरिया ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है एपिफाइसिस सेंटर्स, तो हाइट बढ़नी जल्दी रुक जाती है। तो डॉक्टर आशीष सेठी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने बच्चों में हार्मोन से संबंधित विभिन्न विकार और उनके निदान के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका आकाशवाणी स्टूडियोज आने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।